हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के एचएपी सब्जेक्ट के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। एमसीक्यूज आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कुछ एमसीक्यूज। तो पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड ए सुसाइडल बैग। इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनल को सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो ऑप्शंस दिया हुआ है, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम क्यों है, क्योंकि लाइसोसोम माइक्रोमॉलिक्यूल्स जैसे कि लिपिड एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये सेल कंपोनेंट को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं और ये कभी ज़रूरी भी होता है, जैसे कि कभी कभी सेलुलर मेटाबॉलिज्म की वजह से जब सेल डैमेज हो जाता है तो ये लाइसोसोम बस्ट होते हैं और ये कुछ एंजाइम रिलीज़ करते हैं जिसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोला जाता है। और यही एंजाइम जो है सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं और इस तरीके से सेल की डेथ हो जाती है। तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे कि दिया हुआ है गोल्गी बॉडी, तो इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। ये प्रोटीन ट्रैफिकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड देन सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे एटीपी को जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्लड का जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स। इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा डब्ल्यूबीसी। क्यों, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम लिकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, बाहर के फॉरेन मटेरियल से प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। ठीक है, बाकी अदर ऑप्शन भी देखते हैं, जैसे कि आरबीसी है तो आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है लंग से और बॉडी के सभी पार्ट तक ऑक्सीजन को ले जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है, जिसको हम रिस्पायरेशन के थ्रू छोड़ते हैं, मतलब सांस छोड़ते हैं। प्लाज्मा की बात अगर करें तो प्लाज्मा का मेन रोल होता है हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन्स जो होते हैं उनको बॉडी के उस पार्ट तक पहुंचाना जहां पर उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में। जब भी इंजरी हो जाती है या ब्लीडिंग होती है तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं और इस तरीके से जो है खून का बहना बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, केमिकल मैसेंजर सिक्रीटेड बाय डक्टिलिस ग्लैंड्स आर कॉल्ड। तो इसमें से कौन सा केमिकल मैसेंजर जो है डक्टिलिस ग्लैंड से रिलीज होता है और उसको क्या बोलते हैं। तो डक्टिलिस ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं और इससे जो केमिकल रिलीज होता है उसको बोलते हैं हार्मोन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हार्मोन। हार्मोन एक ऐसे केमिकल मैसेंजर है जो बहुत स्मॉल अमाउंट में ब्लड में रिलीज होते हैं और ये अपने रिसेप्टर से बाइंड होकर बॉडी के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। बाकी लिम्फ, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा की बात मैंने बता ही दी और लिम्फ जो है ये भी इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है, विच आयन इज रीअब्जॉर्ब्ड इन आयन एक्सचेंज फॉर सोडियम। मतलब इनमें से कौन सा आयन है जो सोडियम से एक्सचेंज होकर रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पोटेशियम। पोटेशियम क्यों है, क्योंकि हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे एक पंप पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। और इस पंप का काम होता है सोडियम और पोटेशियम जो होता है उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करना। तो मेंटेन कैसे करता है, जैसे कि अगर 3 सोडियम आयन जो है सेल के बाहर जाता है, ठीक है, तो 2 सोडियम आयन की एंट्री होती है सेल के अंदर। इस तरीके से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है सेल सोडियम और पोटेशियम का मेंटेन किया जाता है इसलिए। और अदर ऑप्शन जैसे है क्लोराइड, तो क्लोराइड के साथ भी एक्सचेंज होता है बट जब सोडियम के साथ बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है तब क्लोराइड का एक्सचेंज होता है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ सोडियम का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए सही ऑप्शन होगा हमारा पोटेशियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, अब्सेंस ऑफ विच क्लॉटिंग फैक्टर लीड्स टू हीमोफीलिया ए। किस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी से हीमोफीलिया एक होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फैक्टर नंबर 8। ठीक है,
फैक्टर नंबर 8 इसलिए होगा क्योंकि हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, और जिस पर्सन में भी फैक्टर 8 की कमी होती है उनमें ये डिसऑर्डर देखा जाता है, क्योंकि फैक्टर 8 जो है ये क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इस चीज़ को हम सर्कुलेशन वाले पार्ट में बहुत अच्छे से आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अकर्स इन, मतलब कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पे होता है। तो क्वेश्चन मतलब इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पल्मोनरी आर्टरी, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी वेन। तो हमको पता है कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से हमको मिलता है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से सबसे पहले हमारे पल्मोनरी वेन में ही आता है, ठीक है। पल्मोनरी वेन से ये लेफ्ट एट्रियम में जाता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और वहाँ से एओर्टा के थ्रू बॉडी के सभी पार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता है। जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है, देन वेंट्रिकल में जाता है, एंड राइट वेंट्रिकल के थ्रू फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है लंग्स को जाता है। तो ये साइकिल इस तरीके से चलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग से डायरेक्ट पल्मोनरी वेन में आता है, देन जो हमारी साइकिल जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उस तरीके से सर्कुलेट होता है ब्लड। यहाँ पल्मोनरी आर्टरी, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बीइंग ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज, मतलब कि ह्यूमन बीइंग में जो कार्डियक साइकिल है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड जो होता है कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है। आपको पता है कि जो हमारा हार्ट रेट होता है वो 72 पर मिनट होता है। अब कार्डियक साइकिल को समझते हैं। तो एक हार्ट रेट के शुरू होने से अगले हार्ट रेट के शुरू होने के बीच का जो इवेंट है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और इस कार्डियक साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकेंड है। तो इतने 0.8 सेकेंड में ही हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर कंप्लीटली जो है कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और रिलैक्स भी होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको सिस्टोल बोलते हैं, और जब रिलैक्स होता है तो उसको डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। और वो एक हार्ट, जैसे कि 72 पर मिनट है हार्ट रेट, तो एक हार्ट रेट का जो टाइम ड्यूरेशन है उसी को बोलते हैं 0.8 सेकेंड। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज़, मतलब जब हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं बॉडी के ऑर्गन की, तो या बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी होगा। इसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्टडी करते हैं उसमें। बाकी फिजियोलॉजी जो होता है, फिजियोलॉजी में हम बॉडी के फंक्शन की बात करते हैं, मतलब बॉडी कैसे परफॉर्म कर रहा है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, रिएक्शंस क्या हैं, इस उस चीज़ की स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं। और हिस्टोलॉजी क्या होता है, जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और साइटोलॉजी क्या होता है, साइटोलॉजी में हम सेल की स्टडी करते हैं, उसके ओरिजिन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके फंक्शन, उसकी पैथोलॉजी की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है।